हम सहमत हैं कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं। इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। There has been more engagement between the Canadian and Indian governments in the last year than there has been in more than 2 decades combined. So, this is not merely the renewal of a relationship. It is the expansion of a valued partnership with new ambition, focus, and foresight. नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट, जहां आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के संबंधों पर। इस व्लॉग में मैं इस वक्त दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में मौजूद हूं और आज अहम बातचीत हुई है भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों के बीच में। ये शिखर वार्ता के लिए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री, यहाँ पर पहले मुंबई में मौजूद थे, भारत दौरे पर है और यहाँ से अब वो ऑस्ट्रेलिया, जापान का दौरा भी करेंगे। वो दिल्ली में मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। इस बातचीत से अहम टेक अवेज क्या निकली, पहले उसका जिक्र करेंगे और फिर बात करेंगे कि जो इस रिश्ते में मुसीबतें बनी हुई थी पिछले कुछ वक्त से, आगे चलकर अब उनका क्या होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत अहम रिश्ता, क्योंकि इतने भारतीय मौजूद हैं कनाडा में और ख़ास करके आपको पता है कि पंजाब हो या फिर सदर्न इंडियन स्टेट्स भी हो, जहाँ से इतने लोग जाते हैं कभी पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, तमाम लोग कनाडा में मौजूद हैं। तो उस लिहाज से एक रिश्तों की आज एक पॉलिटिकल रीसेटिंग होती हुई हमने देखी है। पिछले कुछ वक्त से कोशिशें जारी थी, जब से मार्क कार्नी कनाडा में प्रधानमंत्री बनकर आए। जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने रिप्लेस किया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो वो नाम है जिनके टर्म को याद किया जाएगा कि कैसे भारत के साथ रिश्ते एट एन ऑल टाइम लो पहुंच गए थे। तो मार्क कार्नी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, गवर्नर रह चुके हैं अपनी सेंट्रल बैंक्स के, उन्होंने आकर जो मुलाकात की, इसमें एक बहुत बड़ा जो फैसला हुआ है वो है कि भारत को लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई करेगा कनाडा, ताकि यहाँ पर जो हम सिविलियन पर्पस के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं, सैन्य पर्पस के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के इस्तेमाल के लिए परमाणु एनर्जी को क्रिएट किया जा सके, उसका निर्माण हो सके। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। एनर्जी में हमने लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई की लैंडमार्क डील की है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर्स पर भी मिलकर काम करेंगे। याद हो कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भारत ने अमेरिका के साथ एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन किया था। 2006 से 2008 के हम दौर के बीच की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से लागू करने में घरेलू रूप से जो है हमारी बहुत सारी ऐसे कानूनी प्रावधानों की दिक्कतें आ रही थी, जिसके लिए नए लॉज भी वापस से इनेबल किए गए। Cameco have signed a major $2.6 billion uranium supply agreement supporting India's nuclear ambitions and our shared commitment to clean, reliable baseload power. All of these agreements under one planet are beginning of a new prosperous relationship that will offer generational opportunities for workers and businesses in both our countries and which will protect the planet for future generations. 2015 में भारत और कनाडा के बीच में इसी तरह का एक समझौता ज़रूर हुआ था, जो 2020 में जाकर एक्सपायर हो गया और उसके बाद कोविड का दौर आ गया और इंडिया की अपनी न्यूक्लियर लाइबिलिटीज़ लॉ वगैरह तमाम चीज़ों को लेकर भी कुछ चुनौतियां बनी हुई थी, जो अब सुलझ गई हैं। तो ये एक बड़ा टेक अवे है, क्योंकि आज जिस तरह के हम हालात के बीच में जी रहे हैं, दुनिया भर में लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, युद्ध चल रहे हैं,
अपनी एनर्जी बास्केट को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, ना केवल रिन्यूएबल बल्कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी को एक क्लीन सोर्स ऑफ ऊर्जा के तौर पर देखा ज़रूर जाता है। इसकी प्राइसिंग पर डिबेट होती है कि ये सस्ता होगा या नहीं कंज्यूमर के लिए, इस पर अभी अलग अलग राय हैं। दूसरी बात है कि भारत और कनाडा जिनके बीच में, क्योंकि इतने लोग हैं, जब हम डायस्पोरा की बात करते हैं तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट या सीपा पर अब सहमति जताने लगे हैं कि हम एक अग्रीमेंट अगले 1 साल के अंदर जो है 1 से 1.5 साल के अंदर हम ख़त्म करेंगे, तो ताकि हम उसको रैप अप कर सकें। और जब बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स होती हैं तो जाहिर सी बात है आप वैकल्पिक मार्केट्स ढूंढते हैं, ऑल्टरनेट मार्केट्स ढूंढते हैं, आपसी ट्रेड और कारोबार को सहयोग बनाते हैं। तो एक तो एनर्जी बास्केट को पुश मिला है, दूसरा आपके ट्रेड को पुश मिला है, लेकिन पॉलिटिकल रीसेट जो है, जो सबसे ज़रूरी बात है। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि आपको जस्टिन ट्रूडो के बारे में मैंने बताया। 18 जून 2023 को कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग हुई। निज्जर एक खालिस्तानी सिख सेपरेटिस्ट हैं। उसे कनाडा की मीडिया में अगर आप देखेंगे तो एक्टिविस्ट कहा जाता है, लेकिन भारत की नज़रों में वो सेपरेटिस्ट हैं, लेकिन है कनाडा का नागरिक। अब उसकी जब किलिंग हुई तो कुछ हफ्तों बाद, और द ग्लोब एंड मेल जो वहाँ की अखबार है, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट छापा गया जिसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए गए कि इस ऑपरेशन को कैरी आउट दरअसल भारत की जो एक्सटर्नल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसे हम रिसर्च एनालिसिस विंग कहते हैं या रॉ कहते हैं, कि ये रॉ की तरफ से किया गया। और फिर जैसे जैसे इस पे और इन्वेस्टिगेशंस आने लगी, उसमें बहुत ऊपर स्तर तक आरोप लगाए जाने लगे इंडियन होम मिनिस्ट्री में, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पर, कि ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं दरअसल इस ऑपरेशन के साथ में। बात इतनी बिगड़ी, सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लगभग 1% 1.5% का एक वोट बैंक है, जो सिखों का वोट बैंक है, उनमें से कुछ कट्टरपंथ भी हैं जिनको वो अपील करना चाह रहे थे, चुनाव होने वाले थे। उन्होंने संसद के फ्लोर पर तमाम एलिगेशंस भारत के खिलाफ लगाए, और उसके बाद जब वो भारत में G20 शिखर वार्ता के लिए आए तो हमने देखा कि रिश्ते कितने ख़राब हो गए थे नरेंद्र मोदी और उनके बीच में। वो बिल्कुल सावरिंग ऑफ रिश्ते साफ नज़र आ रहे थे। अगले कुछ महीनों में जब बात और ज़्यादा बिगड़ी और गंभीर आरोप लगे, तो दोनों मुल्कों ने अपने डिप्लोमैट्स को एक्सपेल करना शुरू किया। ऐसे हालात बन गए थे कि मानो कनाडा नया पाकिस्तान हो गया है भारत के साथ, जहाँ तक कूटनीतिक रिश्तों का सवाल है। यहाँ तक कि उस वक्त के जो भारत के हाई कमिश्नर थे, उन पर भी आरोप लगा दिए गए। तो कनाडा ने उनको एक्सपेल किया, हम लोगों ने कनाडा के जो यहाँ पर हाई कमिश्नर थे उनको वापस जाने के लिए कह दिया। टिट फॉर टैट हुआ। दोनों ओर के हाई कमिशन्स में जो डिप्लोमेटिक स्टाफ स्ट्रेंथ है उसको लगभग 1/3 कर दिया गया, बहुत बेयर मिनिमम कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब 2025 अर्ली 2025 में जस्टिन ट्रूडो की वहाँ पे चुनावों में हार होती है, वो अपने पार्टी के प्रेसिडेंट पद से भी जो हैं वो उतर जाते हैं, तो उसके बाद मार्क कार्नी वहाँ पर नेता बनते हैं। मार्क कार्नी की चुनावी जीत में एक अहम फैक्टर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भी थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे कि कनाडा को हम एनेक्स कर लेंगे, कनाडा अमेरिका का 51st स्टेट है। तो सारे लोगों ने जो है ट्रंप को भी रिजेक्ट किया, और कार्नी एक सेंसिबल नेता हैं, एक मंझे हुए जो हैं वो एक इंडिविजुअल है, क्योंकि इकोनॉमी को समझते हैं, वो जानते हैं कि भारत का मार्केट, भारत की अर्थव्यवस्था कनाडा के लिए भी कितना ज़रूरी है। तो मार्क कार्नी के आने के बाद से हमने देखा कि धीरे धीरे थोड़ी सी बात बेहतर होने लगी, और पिछले साल तक दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के उच्चायुक्तों को वापस से नियुक्त किया। और आज दिनेश पटनायक जो हमारे हाई कमिश्नर हैं वो हैं कनाडा में। लेकिन आज जबकि मार्क कार्नी यहाँ भारत में हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे थे, तो ग्लोब एंड मेल में एक और रिपोर्ट पब्लिश हुआ जिसमें कहा गया कि बाकायदा वैंकूवर में जो कॉन्सुलेट जनरल है हमारी भारत की, उसके अफसरों का नाम लिखा गया कि ये वो अफसर हैं जो निज्जर किलिंग में दरअसल इन्वॉल्व थे। अब इसके पहले तक इस तरह से डिप्लोमैट्स के नाम ऑफिशियल नहीं किए गए थे, लेकिन आपको पता है कि जो खालिस्तानी सिख्स फॉर जस्टिस के नाम से एक रेफरेंडम करने की कोशिश करते हैं, रह रहकर वहाँ पर बहुत सारे मार्चेस होते हैं, प्रोसेशन होते हैं, इंडियन डिप्लोमैट्स के नाम वगैरह पब्लिक कर दिए गए थे, उनके एड्रेसेस, डिटेल्स, उनको थ्रेट्स आ रहे थे, हमारे डिप्लोमैट्स बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो ये बहुत डिप्लोमैटिक कन्वेंशंस, वियना कन्वेंशंस के उल्लंघन के तौर पर भी देखा जा रहा था। अब भारत इन मसलों पर ये राय रख रही है कि एक तो ये सारे के सारे बिल्कुल ही आरोप जो हैं वो निराधार हैं, ये इनमें कोई हकीकत नहीं है,
कोई सच्चाई नहीं है। दिनेश पटनायक ने ये बयान मुंबई में कुछ पत्रकारों को दिया है। दूसरा, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कानूनी प्रोसेस है जो कोर्ट में जारी है, वो कनाडा के कोर्ट में देखा जाएगा क्या हो रहा है। इसे एक राजनीतिक मसला नहीं बनना चाहिए अपने घरेलू राजनीतिक फ़ायदे के लिए या डोमेस्टिक पॉलिटिकल रेटरिक के लिए। तो दोनों ओर से जो है, आज जब प्रधानमंत्री मोदी और कार्नी आमने सामने हुए प्रेस स्टेटमेंट्स देने के लिए, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये निश्चित रूप से कहा गया कि पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ावा दिया जाएगा। कनाडा में मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे वो इंडिया से जाया करते थे 2 साल पहले तक, लेकिन इन पूरे मामलों की वजह से, क्योंकि वीज़ाज़ इशू होने बंद हो गए थे, डायरेक्ट फ़्लाइट्स ऐसे भी हैं नहीं, फ़्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो इन सब का असर पड़ने लगा था। वहाँ एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट देखने को मिला था, जो आम यूरोप वगैरह जैसे भी बहुत सारे दूसरे मुल्कों में देखने को मिलता है, जहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई बाहर से आकर लोग हमारी नौकरियाँ ले लेते हैं, हमें एक हाउसिंग क्राइसिस हो रहा है, हमारे सामान महंगे हो जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ने की बात की है आज दोनों नेताओं ने। और विदेश मंत्रालय में जो हमारे सेक्रेटरी ईस्ट हैं मिस्टर कुमारन, उन्होंने कहा कि देखिए एक एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस है दोनों देशों के बीच में, प्रत्यार्पण की एक प्रक्रिया है। भारत के ऐसे बहुत सारे वांटेड क्रिमिनल्स हैं जो कनाडा में शरण लिए हुए हैं, उन लोगों के ऊपर बातचीत होती रहती है, सूची की आदान प्रदान हो रही है। उनसे जब निज्जर मामले पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। Let me once again underline that India categorically rejects allegations of involvement in transnational violence or organized crime. These claims are baseless, politically motivated, and unsupported by credible evidence, despite repeated requests. India believes that concerns of this nature must be addressed through credible law enforcement and judicial processes, not through public or politicized narratives. On the Nijjar case, we understand that the criminal investigation is proceeding as per established legal procedures. I understand the proceedings have entered something called the voir dire phase, and on completion of this stage, it will move to the full jury trial stage, etc. The Canadians have an established legal procedure, and it will proceed as per that procedure. India has consistently maintained its commitment to the judicial process. तो दो अहम पार्टनर्स हैं। मैं बस यही कहूँगी कि ये अच्छी बात है कि दोनों नेता थोड़े से ठंडे दिमाग के साथ में जो है इस रिश्ते को दिशा दे रहे हैं, क्योंकि अ लॉट इज़ एट स्टेक। कनाडा से एनर्जी यूरेनियम बास्केट में इंडिया को फ़ायदा हो सकता है। इंडिया के स्टूडेंट्स वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ की कॉलेजेस की एक पूरी की पूरी एजुकेशन इकॉनमी है जो पम्प्ड अप हो रही है। एंड आई थिंक ऑलरेडी इंडिया के इतने मुश्किल वाले रिश्ते बने हुए हैं इस वक्त बहुत सारे देशों के साथ में, कि बड़े देशों के साथ जो G7 इकॉनमीज़ हैं, G8 इकॉनमीज़ हैं, G20 में आपके 7 स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ तनाव कम हो तो बेहतर है। और दोनों देश की ओर से निश्चित रूप से कोशिश किया जा रहा है म्यूचुअल ट्रस्ट को एक बार फिर से बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो पॉलिटिकल रीसेट है दोनों के बीच में, बस उसी पर बात करनी थी। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।